गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज 10th क्लास की साइंस में से चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो मेन फोकस रहेगा ओम्स लॉ के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर और इनकी मैथमेटिकल फार्मूलेशन के ऊपर, ग्राफ वगैरह एवरीथिंग डिस्कस की जाएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले ओम्स लॉ की स्टेटमेंट के ऊपर कि क्या ओम्स लॉ की स्टेटमेंट रहती है। तो ओम्स लॉ की स्टेटमेंट है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of conductor, keeping temperature, pressure, mechanical strain etc are constant। तो इसमें कहा जाता है कि अगर आपका कोई एक कंडक्टर है और मान लीजिए आपका कंडक्टर है और इसको आपने बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, तो बैटरी को आपको पता है जो आप सेल मार्केट से खरीदते हो उसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक प्लस का होता है, एक साइड प्लस लिखा होता है और एक माइनस लिखा होता है। एक साइड तार आपने वायर जो जोड़ दी आपने प्लस के साथ एक माइनस के साथ, तो इसमें करंट चलना शुरू हो जाएगी। तो जहां से आप क्या दे रहे हो, बी दे रहे हो, बी आप वोल्टेज बोल दो या पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो, और इसमें क्या फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगी। तो इस लॉ के मुताबिक ये है कि जितनी ज्यादा वोल्टेज होगी उतनी ज्यादा करंट होगी, और अगर वोल्टेज कम होगी तो करंट भी आपकी कम होगी। तो जहां तक कंडक्टर तक, जहां तक मैंने मार्क लगाया, जहां तक की डेफिनेशन को देखिए, इट स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ कंडक्टर। डायरेक्टली का मतलब ये होता है कि अगर आप एक को इंक्रीज करो, बी को इंक्रीज करोगे तो आई भी इंक्रीज, और अगर बी को डिक्रीज करोगे तो आई भी डिक्रीज, ये इसका मतलब रहता है। सो देखिए बी इज प्रोपोर्शनल टू आई। अब प्रोपोर्शनलिटी का जैसे ही साइन हटा तो आपका क्या हुआ, कांस्टेंट लगता है, और ये जो कांस्टेंट लगा ये आपका जहां पे कांस्टेंट लगा आर, जहां पे कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट को आप लोग रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर भी कहते हो। तो V इज इक्वल टू आई आर तक आप लोग पहुंच गए। अब देखिए B इज इक्वल टू आई आर, आप जहां से R की वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो R की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो R को इधर ही रखिए और I को दूसरी साइड भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, R बन जाएगा B बाय I, जो कि एक कांस्टेंट रहेगा, जी आपका एक कांस्टेंट रहेगा। सो जी आपका एक अनदर पॉइंट जहां पे हो जाता है कवर। तो जी आपका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन काफी इजी है। B इज प्रोपोर्शनल टू I, B इज इक्वल टू आई आर, B बाई I इज इक्वल टू R, और R इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज आल्सो नोन एज, इसी को रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर भी कहा जाता है। अब बहुत सारी किताबों पे आपको ये चीज भी लिखी हुई मिलेगी, वहां पे लिखा होगा B इज प्रोपोर्शनल टू I ऐसे करके, देन लिखा होगा और I इज प्रोपोर्शनल टू B। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, I इज प्रोपोर्शनल टू B, जैसे मैंने जो मैथमेटिकल आपके यहां पे किया है वो ऐसा करते हैं कि भाई I प्रोपोर्शनलिटी हटा तो कांस्टेंट लगा, I इज इक्वल टू बी आर, तो R इज इक्वल टू बी बाई आई। ये बिल्कुल गलत है। जो मैथमेटिकली बिल्कुल सही लगता है, करके देखिए, बिल्कुल आपको लगेगा मैथमेटिकली सही है, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि आप वोल्टेज और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करो तो आपको करंट मिल जाए। जहां आप रेजिस्टेंस को करंट और वोल्टेज की रेशियो नहीं, वोल्टेज और करंट की रेशियो आपकी जो है वो रेजिस्टेंस है। तो ये वाला जो ऐसा पार्ट आपको कहीं भी दिखता है तो ये पॉसिबल नहीं है। मैथमेटिकली जरूर पॉसिबल दिख रहा है बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगली डेफिनेशन हमने कंडक्टर तक देखी, तो कंडक्टर के बाद आपका जहां से आगे देखते हैं कि आगे क्या लिखता है। आगे लिखा है प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर सच एज टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन एक्सेट्रा आर केप्ट कांस्टेंट। कहता है टेम्परेचर को आपको कांस्टेंट रखना है, कि टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, आप देखिए, आप कोई मान लो कि आप सुबह के 4 बजे आपको एक्सपेरिमेंट करते हैं, 4 बजे आपने देखा, आपने वोल्टेज और आपने करंट नापने लगे, तो आपको मिला जहां पे 4 वोल्टेज दी और आपको 5 करंट मिल गई। 4 वोल्ट आपने वोल्टेज दी, 5 आपने, मैं सपोज कर रहा हूं, लॉजिकल पे मत जाइए, सिर्फ इसको समझने की कोशिश करिए। 4 वोल्ट का आपने पोटेंशियल दिया, 5 आपकी करंट चली गई। लेकिन क्या आप 12 बजे धूप में बैठ के बाहर वो एक्सपेरिमेंट करोगे तो ऐसा आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से आपके रेजिस्टेंस में इंक्रीज आ जाती है, फर्क पड़ जाता है टेम्परेचर में, तो वैसी आपको वोल्टेज मिलने वाली नहीं है। आपका रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है।
आर जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसलिए आपको टेम्परेचर, प्रेशर, मैकेनिकल स्ट्रेन एक्सेट्रा ये सब चीजें आपको कांस्टेंट रखनी पड़ेंगी। सो देन कि अगर आप वोल्टेज और करंट का ग्राफ ड्रा करना शुरू करो, देखो जी आपने कैसे करोगे, आप एक बिल्कुल इस तरीके का आपने कंडक्टर लिया जहां से आप बी दे दोगे और बीच में कहीं पे आप जहां पे आप एमीटर लगा दो नापने के लिए और जहां पे आप वोल्ट मीटर लगा दो, जहां पे इस तरीके से। अब जैसे ही आपकी जहां पे अलग अलग वैल्यूज आएंगी, आपकी बी की भी वैल्यू आएगी, करंट की भी वैल्यू आएगी, आप जैसे ही उसको प्लॉट करोगे इन वैल्यूज को, तो आपकी जो ग्राफ है वो ओम्स लॉ के मुताबिक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, बिल्कुल सीधा ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। और जहां पे ग्राफ स्ट्रेट हो उस रिलेशन को लीनियर रिलेशन कहा जाता है। देखिए जैसे वोल्टेज आपकी 2.5 आई और करंट आपकी 0.1 आई। अभी आपने देखा प्रीवियस में आर किसके इक्वल है, ये देखिए बी बाई आई, यानी वोल्टेज को करंट से डिवाइड करना है, तो ये वोल्टेज है, जे करंट है, दोनों को डिवाइड किया, आंसर 25 आया। तो सबका आंसर आया 25। तो आप इस ग्राफ की वैल्यू को क्या करोगे, जहां पे प्लॉट करोगे, कैसे प्लॉट करोगे, जहां पे आप काउंटिंग लिख दोगे, जहां पे आई लिख दोगे, जहां पे बी लिख दोगे, हैं वोल्टेज की वैल्यू लिख दोगे। तो वोल्टेज की वैल्यू जैसे आप लिखोगे तो आपकी ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। जैसे जहां पे आपने वोल्टेज की क्या वैल्यू है, जहां पे आपके वोल्टेज की वैल्यू है 2.5 ऐसे रखोगे, और जहां 0.1 के अक्रॉस तो सामने आपका इस तरीके से पॉइंट आते जाएंगे, और ये सारे के सारे एक लाइन के ऊपर पॉइंट आपके आएंगे। तो जो आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो करता है एज पर द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के मुताबिक बाद में जो लिमिटेशन भी है इसकी, ऐसा नहीं कि ये जो कह रहा है वो बिल्कुल सच साबित हुआ, बाद में लिमिटेशन है, लेकिन फिलहाल ये इसका जो ओम्स लॉ के मुताबिक ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ देता है। उसके बाद देखिए आपका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस किसके इक्वल आया, रेजिस्टेंस आपका आया बी बाई आई के इक्वल, राइट। तो वोल्टेज अपॉन करंट के इक्वल आपका आया। तो अभी आपको पता है आर इजगल टू बी बाई आई। तो इसमें अभी आपको पूछे कि बताओ, सीधा जे बोल दे कि किसका रेजिस्टेंस ग्रेटर है, ये फिगर दे दे और किसका रेजिस्टेंस ग्रेटर है, तो आपने देखना है स्लोप किसकी बड़ी है, किसकी स्लोप बड़ी है। देखो ये होती है स्लोप, मतलब ढलान, है ना। तो ये देखिए किसकी ज्यादा है, किसकी ज्यादा है, आपका जो स्लोप किसकी ज्यादा आ रही है, तो स्लोप आप देख रहे हो इसकी ज्यादा है ना, और इसकी कम है, इसकी हाइट कम है, तो इसकी किसकी ज्यादा आ रही है, तो ए की ज्यादा आ रही है। जहां पे कौन ग्रेटर है, ए, तो रेजिस्टेंस आपका जहां ए का ग्रेटर है। इसमें देखो, इसमें तो बहुत सारों का आंसर आएगा सर ए, बट नहीं, आंसर है बी। क्यों, क्योंकि हमें देखना है बी बाई आई देखना है, नॉट आई बाई बी। तो इधर मैंने क्या कर दिया, इधर आई लिया हुआ है और इधर क्या है, बी है। तो इधर बी बाई आई क्या क्या बनेगा, बी बाई आई इधर से बनेगा। जो ग्राफ ऐसे करके रोटेट करना पड़ेगा, ऐसे करोगे और ऐसे करोगे तब जाके ये बनेगा। अब बताओ किसकी स्लोप ग्रेटर है, इसको घुमा दोगे, है ना, बी ऊपर और आई नीचे, तो आप इसको घुमा दोगे तो किसकी स्लोप ज्यादा है, इसकी स्लोप ज्यादा है। तो आप जहां पे आंसर आपका बी होगा और जहां पे आंसर आपका ए होगा। अब पॉइंट आता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, जहां पे आपका ओम्स लॉ का जो है वो टॉपिक खत्म होता है। वैसे ओम्स लॉ के अंदर ही रेजिस्टेंस वगैरह भी है, तो आप खत्म समझो ना, इसको एक ही टॉपिक समझो आपकी है। अब सबसे पहले रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है बच्चे रोकना, रेजिस्ट करना। तो इसीलिए मैं जहां इलेक्ट्रिकल, सीधा रेजिस्टेंस वर्ड नहीं लिख रहा, मैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस लिख रहा हूं कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है। सो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है, इसके लिए इलेक्ट्रिकल resistance of a conductor is the obstruction posed by the conductor to the flow of electric current through it। इमेजिन करिए आप इस रास्ते में जा रहे हैं, आपको, चलिए ये गेम खेल रहे हैं, आप जहां से रास्ते में जा रहे हैं, तो ये हैं आप जहां पे पहुंचे तो आपको इसको, ये आपके रास्ते में क्या, आपको जाना कहाँ है, इधर अगली साइड जाना है ना, इसके आपको अगली साइड जाना है। तो बीच में ये क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन, इसी का नाम रेजिस्टेंस है। फिर आप जहां पे पहुंच गए तो बीच में जे क्या आ गई, आपकी ऑब्स्ट्रक्शन, आपको इसको ऊपर से ऐसे निकलना पड़ेगा, आप डायरेक्ट तो आगे नहीं जा सकते। जे क्या आपकी ऑब्स्ट्रक्शन, जे क्या आपकी ऑब्स्ट्रक्शन, आपको इसके ऊपर से निकलना पड़ेगा, राइट। जे है आपकी ऑब्स्ट्रक्शन। तो इसी ऑब्स्ट्रक्शन, जब ये ऐसी ही ऑब्स्ट्रक्शन आपके
करंट के रास्ते में भी आती है। तो करंट जब आ जा रहा होता है तो करंट के रास्ते में जो ऑब्स्ट्रक्शन आती है उसका नाम रेजिस्टेंस है, जो उस करंट को रोकता है उसका नाम रेजिस्टेंस है। तो ऑब्स्ट्रक्शन पोज्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। वैसे मेरे माइंड में यही डेफिनेशन रहती है। कुछ बच्चे इसको नीचे वाली डेफिनेशन को भी करते हैं। नीचे वाली डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अब देखिए, आपने पढ़ा B इज इक्वल टू IR, यही पढ़ा। तो जहां से R किसके इक्वल आ गया? R ट्रांसपोज करो बच्चे, B अपॉन I, यही तो आया आपका। तो R इजिकल टू बी अपॉन आई, और इसी R इजिकल टू बी अपॉन आई को क्या कहा जाता है? इसको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहा जाता है ना। ये रेशियो B वोल्टेज और करंट की रेशियो है। वोल्टेज का दूसरा नाम क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की क्या है? डिवाइड, यानी कि रेशियो है। तो रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, यानी कि रेशियो है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की। डेफिनेशन होपफुली आपको क्लियर होगी। क्या पहली डेफिनेशन मैंने पढ़ाई कि इसको आप कह सकते हो ऑब्स्ट्रक्शन पोज्ड बाय द करंट टू द फ्लो ऑफ करंट, और दूसरी आपको पढ़ाई कि रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। अब अगली बात, इसके यूनिट्स क्या होते हैं? तो इसके यूनिट्स क्या होते हैं? इसके यूनिट की जहां तक बात है तो इसके एसआई यूनिट ओम है। बड़े यूनिट की बात करें किलो ओम और मेगा ओम। 10 की पावर 1 किलो ओम, 1 किलो ओम 10 की पावर 3 ओम के इक्वल होती है। ठीक है, कोई पूछे 1 किलो ओम, देखो बड़ा यूनिट है। अब आप मार्केट में कोई सामान लेने जाते हो तो आप किलो में ले आते हो, लेकिन अभी आपके पास आपको बहुत ज्यादा सामान लाना है। मान लीजिए आपको 3 बोरी राशन लाना है, तो तब आप क्या क्विंटल, जब जहाँ बड़ा आप यूनिट यूज करोगे तब आप किलो यूज करोगे, तब कितना ज्यादा किलो हो जाएगा, राइट। तो इसलिए आपके जहां पे भी आपके यूनिट जो होते हैं वो बड़े यूनिट आपके किलो ओम, मेगा ओम, इस तरीके के यूनिट इसके बड़े होते हैं। और जे वाला जो सिंबल है, जे वाला सिंबल ओम का सिंबल होता है, जे वाला, ठीक है, ओमेगा भी कहा जाता है इसको। इस सिंबल को जे ओम का सिंबल है। ऐसा यूनिट इसके ओम है और उसका सिंबल कैसा रहता है? इस तरीके का इसका सिंबल रहता है। मेगा ओम क्या होता है? मेगा ओम और बड़ा यूनिट है जिसमें कि 10 की पावर 6 ओम। 10 की पावर 6 ओम का मतलब है 10 को 6 बार मल्टीप्लाई करोगे जो आंसर आएगा 10, जब 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई है 10 इंटू 10 इंटू 10। अब आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा? 10 1 के आगे 1 2 3 0, 1 2 3। तो इतना ओम होंगे, इतने ओम होंगे तो उसको क्या कह देंगे? 1 किलो ओम। वहीं पे 1 मेगा ओम कितना होता है? 10 की पावर 6, यानी 10 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है। 10 के आगे 6 जीरो, या 1 के आगे 6 जीरो, सॉरी मैं गलत बोला। तो 10 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको आप कहोगे 1 मेगा ओम। अब इस ओम को डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन के लिए क्या है कि क्या होता है? पहले होगी आपकी बात R इजकल टू बी बाई आई, यूनिट इसके आगे ओम्स इसके यूनिट आगे, और बाकी उसके बाद हम इस ओम की डेफिनेशन क्या है। तो ओम की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, R इजकल टू बी बाई आई, यही आपका था फॉर्मूला। रेजिस्टेंस के यूनिट क्या है? 1 ओम। वोल्ट के यूनिट, वोल्टेज के यूनिट वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट वोल्ट है, और करंट के यूनिट एम्पियर। देखो मैंने बिल्कुल फार्मूले के मुताबिक ये लिख दिया, जी इतना सा काम आपने भी कर लेना है। आर की जगह पे उसके यूनिट 1 ओम, इजिकल टू की जगह पे इज इक्वल्स टू, बी की जगह पे उसके यूनिट वोल्ट, करंट की जगह पे उसके यूनिट एम्पियर। अब डिफाइन कैसे करेंगे? हम कहेंगे 1 ओम इजिकल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो यहीं से आप इसको डिफाइन करोगे और कहोगे कुछ इस तरीके से, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। ये तो इंग्लिश में इतनी सी बात बोलोगे कि रेजिस्टेंस, कंडक्टर के रेजिस्टेंस को 1 ओम कहेंगे। कब कहेंगे? व्हेन, बस फिर आपने आगे स्टार्ट कर देना है कि व्हेन, जहां व्हेन लगा दीजिए ना, इफ अ करंट,
ये है इफ अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज, अगर उसमें से 1 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी, कब? जब आप 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस उस पे अप्लाई करोगे। जब उस पे आप जहां से आपने बैटरी से आपका जो वोल्टेज निकली 1 वोल्ट निकली, तो इसमें कितनी करंट चलेगी? 1 एम्पियर की करंट चलेगी। और जब आपकी 1 एम्पियर की करंट चलेगी 1 वोल्टेज अप्लाई करने पे, तो आप कहोगे हमारा रेजिस्टेंस इस कंडक्टर का 1 ओम है। हमारा रेजिस्टेंस 1 ओम कब होगा? जब 1 वोल्ट की वोल्टेज पे 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर जाए, तो आप कहोगे हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। ठीक है। अब 2 वोल्ट की करेगी 2 ओम पे, तो वैसे आप सेम आप बोल सकते हो। हमने 1 ओम की डेफिनेशन कर दी, तो देखिए क्या डेफिनेशन लिखी है हमने लिखी है 1 ohm is the electrical resistance of a conductor through which a current of 1 ampere flows when a potential difference of 1 volt is applied across the ends of conductor। अब R किसके ऊपर डिपेंड करता है? R 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, 1, 2 और 3। ये कौन कौन सी 3 चीजें हैं तो पढ़ते हैं। सबसे पहले ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि लंबी वायर, मतलब कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर का मतलब कि आपकी लंबी तार होगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। दूसरा शेप ऑफ द कंडक्टर की शेप क्या है कंडक्टर की, कंडक्टर किस शेप का है। और तीसरा नेचर क्या है, वो आपका एल्यूमिनियम है, वो आपका किसका कंडक्टर है, वो आपका जर्मेनियम है या किस कंडक्टर है, वो सेमी कंडक्टर है, उसके ऊपर भी रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है। तो इसको अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। उससे पहले जी कारण क्या रहते हैं रेजिस्टेंस के, तो काज ऑफ रेजिस्टेंस इज कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं उसकी वजह से रेजिस्टेंस आपका बनता है। कैसे ये बनता है, क्या है, आप देखिए जे इलेक्ट्रॉन है और जे इलेक्ट्रॉन इधर से आया और जे आने के बाद दोनों के दोनों टकराए, और टकराएंगे तो इनके टकराने की वजह से आपका ये कोलिजन होगा। कोलिजन के बाद इनमें से जब ये वापिस से जाएंगे तो बीच में जे क्या करेंगे, जब ये जा रहे होंगे बीच में जे अपने आप को रिलैक्स करेंगे। एक्चुअल में इसको इस तरीके से समझ सकते हो आप, जे आपके देखिए जे इलेक्ट्रॉन अपने रास्ते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे ही इसके ऊपर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है तो ये थोड़ा सा अपने रास्ते से क्या हो जाते हैं, ओरिएंट हो जाते हैं। आपके कंडक्टर के अंदर ये रैंडमली होते हैं, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरीके से होते हैं, कोई इधर भाग रहा होता है, कोई इधर भाग रहा होता है, कोई इधर भाग रहा होता है। जैसे आप इसमें कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो ये सारे के सारे एक डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी इनके अलाइनमेंट में फर्क आ जाता है और देन ये एक दूसरे के साथ टकराते हैं। और कोलिजन एक बहुत बड़ा कारण है इन रेजिस्टेंस का। आपकी क्लास में इतना ज्यादा डीप में नहीं है, 12th में जरूर आप मैं समझाता हूँ, इसको बताता हूँ, उस लेक्चर्स में बताया भी है। अगर आपको फिर भी अगर ज्यादा है भाई हमें समझना है तो सेम टाइप का आपका एक रेजिस्टेंस का चैप्टर अपलोड हुआ है 12th का, तो वहां पे आपको डीपली मिल जाएगा। अब 10th का लेक्चर है तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप सिर्फ इतना सा याद रखिए कि कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका जो है वो कारण है। अब सबसे पहली बात, आर रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ क्या है। अब पहले आया ना आपका पहला फैक्टर क्या, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर का ऐसा है कि अगर लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि आपकी लेंथ अगर ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा और लेंथ अगर कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। वहीं पे आपका एरिया के साथ क्या है, एरिया कौन सा एरिया की बात कर रहा है, एरिया जी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है जी, मैंने बनाया कंडक्टर, जी जो है जी लास्ट वाला जिसको मैं अभी ये ब्लैक से कर रहा हूं, जी कितना मोटा या पतला है इसको कहा जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नहीं तो एरिया देखो बच्चे, जे भी कितना कंडक्टर लंबा, जे भी तो एरिया ही है। इस एरिया की बात नहीं हो रही है, जहां पे इस एरिया की बात हो रही है, जो तार आगे से मोटी जहां से आप ज्वाइन करते उस एरिया की बात कर रहे हैं। तो अगर वो ज्यादा हो बच्चे तो आपका रेजिस्टेंस कम होता है,
एरिया ज्यादा हो तो रेजिस्टेंस कम होता है, यानी कि उसको करंट को निकलने के लिए ज्यादा एरिया मिल रहा है तो वो आराम से निकल लेगी ना। यार तंग जगह से निकलोगे तो आपको भी पता है, तंग जगह से निकलोगे तो आपको पता मुश्किल होगी, आपको रेजिस्टेंस वहां ज्यादा होगा। तो एरिया के साथ उल्टा रहता है, अगर एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, और एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा। लेंथ के साथ क्या, लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा, और लेंथ कम तो रेजिस्टेंस भी कम। इन दोनों को अगर इकट्ठा कर लो आप L, वैसे जे आपका ज्यादा नहीं है आपके से है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, R और इसको अगर इकट्ठा कर लो, R इज प्रोपोर्शनल टू L और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, दोनों को इकट्ठा कर लो, R इज L बाई A। जहां पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो जहां पे एक आपका जे लगता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगता है, जिसको रेजिस्टिविटी कहा जाता है। तो जे जो है इसी को आपका रेजिस्टिविटी कहा जाता है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसी का नाम है और रेजिस्टिविटी भी इसी का नाम है। ये जो ए सिंबल किसका है, ऐसे सिंबल को रो कहा जाता है, ठीक है। देखो R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A, प्रोपोर्शनलिटी हटा तो कांस्टेंट लगा और वो आपका कांस्टेंट जहां पे रो रहा। तो इसके बाद आपका ये लेक्चर मेनली खत्म होता है। इसमें अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो बच्चों को मैं पूछता हूं तो इतने लेक्चर के बाद भी नहीं बता पाते, मैं पूछता हूं करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या है, करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या है। तो चलिए मैं ये लास्ट में ये चीज आपको क्लियर कर दूं कि करंट और रेजिस्टेंस का क्या रिश्ता है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशन जानने के लिए फिर से ओम्स लॉ के पास चलिए, B इज इक्वल टू IR, I को इधर ही रहने दीजिए क्योंकि I का रिलेशन निकालना है आपने। तो रेजिस्टेंस किधर जाएगा, डिनोमिनेटर में। बच्चे जे किधर है, न्यूमिनेटर में, जे किधर है, डिनोमिनेटर में, बीच में क्या, इक्वल्स टू का साइन। इसको बच्चे आप लिख सकते हो I अगर B कांस्टेंट रहे तब जे उल्टा रिलेशन करेगा ऐसा, यानी कि अगर आपका रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो करंट कम होती है, और अगर आपका रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो करंट आपकी क्या होती है, कम होती है। और वहीं पे अगर रेजिस्टेंस कम हो, अगर आपका रेजिस्टेंस कम हो तो आपकी करंट क्या होती है, ज्यादा होती है। ये आपका जो रिलेशन रहता है, उल्टा रिलेशन रहता है, करंट ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा। यार सीधी सी बात है, अगर आपको रास्ते में जे ना रेजिस्टेंस को याद करो क्या था, ये थे रोकने वाले थे। अगर रोकने वाले कम होंगे तो करंट आपका जे एक रास्ता है जहां पे रोकने वाले नहीं है तो करंट बड़ी स्मूथली जाएगी, और जहां पे रोकने वाले ज्यादा है तो करंट को जाने में दिक्कत होगी, यानी करंट कम हो जाएगी। तो इसलिए आपका ये उल्टा रिलेशन रहता है R और I का, I ज्यादा तो R कम और R ज्यादा तो I कम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, वैसे बोलने का फायदा नहीं है, आप करोगे नहीं मुझे पता है, लेकिन चलो फिर भी बोलना पड़ता है, जैसे बाकी वाले बोलते हैं ना, फॉलो करना पड़ता है। वैसे लाइक कर दीजिए और जरूरतमंदों तक पहुंचा भी दीजिए, जिनको जी अगर आपको लगी अच्छी है तो अपने दोस्तों को जी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ये देख पाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जी जरूर कर दीजिए यार, ताकि सब्सक्रिप्शन बढ़े और कुछ और फीचर्स अनेबल हो चैनल के। और बेल आइकन तब प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करने का क्या फायदा होता है, कोई भी लाइव क्लास होती है आपको अपडेट हो जाती है, कोई भी लेक्चर अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन उसका आ जाता है, ये फायदा होता है उसका। तो अगर आप इस काज में आपको लग रहा है कि हाँ अच्छा काम हो रहा है, अच्छी वीडियोस बन रही हैं, तो एनकरेजिंग के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ज्यादा बड़ी फैमिली होगी तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके रिलेटेड, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंडक्टर वगैरह उनके ऊपर बात करेंगे, फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे, और कुछ कैसे जी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, इन सब चीजों के ऊपर शॉर्टकट में बात करेंगे। ज्यादा नहीं है हमारे 10th के सिलेबस में, सो डोंट वरी, 1-2 दिन में हम इस चैप्टर को पूरा कर सकते हैं। लेकिन चलिए कुछ नहीं, थैंक यू, बाय, हैव अ गुड टाइम।